हाँ, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा रिवीजन में। नेक्स्ट आज मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, ठीक है, और गुडविल का और वैल्यूएशन ऑफ शेयर का। ये 3 टॉपिक आज मेरे टारगेट है। तो आप लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ओपन कीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो अपनी बुक्स ओपन कर लें। ये सारे लेक्चर्स आपको मैं यूट्यूब और मेरे वीडियो ऐप पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग। हाँ, तो मैं आ रहा हूँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने बताया था, जब कंपनी अनसक्सेसफुल प्रूव हो जाती है। लिखना कुछ नहीं है, सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लिखवाए हुए भेजे हुए नोट्स, ठीक है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता क्या है, जब कंपनी अनसक्सेसफुल प्रूव हो जाती है तो क्या किया जाता है, कंपनी बिजनेस को बंद नहीं करना चाहती, वो अपने स्टेक होल्डर यानी कि शेयर होल्डर हैं, अपने क्रेडिटर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि यार प्लीज़ आप अपनी लायबिलिटी को कुछ हद तक कम कर दो, अपनी ड्यू अमाउंट को छोड़ दो, जिससे मैं बिजनेस को कैरी ऑन कर सकूं। इफ दे एग्रीड, अगर वो एग्री हो जाते हैं तब रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। किसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो क्या क्या चीज पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री। सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे वो है जर्नल एंट्री पास करना। दूसरी चीज सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना, और तीसरी चीज सीखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना। ये 3 मेन चीजें हमको इस चैप्टर में सीखनी है। तो मैंने बताया था जर्नल एंट्री में सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, ये जस्ट लाइक आप ये समझ लो रिवैल्यूएशन अकाउंट टाइप से। किसके जैसे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट टाइप से है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहली एंट्री होती है एसेट्स की बढ़ने की, इंक्रीज इन एसेट। एसेट की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एसेट की वैल्यू बढ़ी तो ये हमारे लिए फायदा है। तो एसेट की वैल्यू बढ़ी तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा, एसेट अकाउंट डेबिट। जो भी एसेट है उसका आप नाम लिखेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू। तो इस प्रोसेस के दौरान, रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस के दौरान जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे रिकॉर्ड करने के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। प्रॉफिट होगा तो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लॉस होगा तो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एसेट की वैल्यू बढ़ी, यहाँ प्रॉफिट होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आप लोग एग्जाम में पूरा नाम लिखेंगे, सीआर मत लिखिएगा, क्योंकि सीआर से कई लोग कैपिटल रिजर्व भी समझते हैं, ठीक है। दूसरी एंट्री जस्ट इसके अपोजिट, डिक्रीज इन एसेट है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई तो ये हमारे लिए नुकसान है। जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे तो रिवर्स एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, लॉस है हमारे लिए। तीसरी एंट्री, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज इन लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई तो ये भी हमारा नुकसान है। तो सेम एंट्री होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होगा बेटा, डेबिट होगा, और टू लायबिलिटी का नाम, टू लायबिलिटी अकाउंट, टू लायबिलिटी अकाउंट। चौथी एंट्री, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, सॉरी लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई तो ये हमारा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो जस्ट रिवर्स कर दो इसको, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, उस लायबिलिटी का नाम, जैसे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये 4 एंट्री हो गई। अब इसी में 2 एंट्री और मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं था, बट उसकी नॉलेज में क्या हुई बेटा, आपको ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस हो गई। तो 5वीं एंट्री अनरिकॉर्डेड एसेट है जो आपको पहले पता नहीं थी बट अब पता हो रही है, अनरिकॉर्डेड एसेट नाउ रिकॉर्डेड। जैसे आप रिवैल्यूएशन में करते थे सेम है बेटा, अनरिकॉर्डेड एसेट नाउ रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट नाउ रिकॉर्डेड। तो हमारे लिए क्या हुआ, पहले जिस एसेट्स के बारे में आपको पता ही नहीं था कि ये हमारे पास है, अचानक से आपको ये पता चल गया कि वो एसेट मेरे पास है तो आपका प्रॉफिट हुआ। तो एंट्री क्या लिखोगे, एसेट अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। छठवीं एंट्री, अब छठवीं एंट्री जो है बेटा किस चीज के लिए रहेगी? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जो मुझे पहले पता नहीं थी, अब हमको पता चला अरे यार उसे पैसा देना है, तो ये हमारा नुकसान हुआ। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जिसको आप क्या कर रहे हो, अब रिकॉर्डेड करोगे ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो ये आपका नुकसान हुआ, हाँ या ना? यस और नो? तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। अब सुनना, आपको जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी रहेगी, उस बैलेंस शीट में आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, ये बैलेंस शीट है मान के चलते हैं। तो बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दिख सकती है? पीएल अकाउंट दिख सकता है, डेबिट बैलेंस, गुडविल, पेटेंट, या किसी भी प्रकार की कोई इंटेंजिबल एसेट दिख रही है, इंटेंजिबल एसेट। यहां पर आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर। फिर आपको दिख रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ये सारी चीजें हो सकता है बेटा आपको कहाँ दिखेंगी? एसेट साइड दिखेंगी, या इन दोनों का आपको क्या कर सकता है बेटा? लाइबिलिटी साइड में दे सकता है, ब्रैकेट के अंदर कहीं भी दे। अगर आपको बैलेंस शीट में ये सारी चीजें दिख रही हैं तो इन्हें आपको कंपलसरी राइट ऑफ करना है पूरा का पूरा, क्वेश्चन बोले या ना बोले। आप एंट्री क्या करोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे बेटा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ये सबका नाम। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो पूरी वैल्यू से राइट ऑफ कर देना है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि इनको इतना रुपए तक ही क्या करना है? राइट ऑफ करना है, देन आपको उतने रुपए तक ही राइट ऑफ करना है। फिर आपको मान लो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है, पीएल अकाउंट दिया है, क्रेडिट बैलेंस, तब इस केस में इन लोग क्या हो जाएंगे बेटा? डेबिट होंगे। और टू क्या नाम से आएगा बेटा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कई बार आपको क्या दे सकता है, यहां पर लिखा रहेगा आपका जनरल रिजर्व 2 लाख रुपए, माइनस करके दे दिया पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस 50,000, नेट अमाउंट आपको दे दिया 1,50,000। तब आपको जनरल रिजर्व अलग से 2 लाख की एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब जनरल रिजर्व टू ये, और पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस की अलग से ये एंट्री करनी पड़ेगी। कितने रुपए की? 50,000 की। आप एक सिंगल एंट्री 1.5 लाख की नहीं करेंगे। ये सारी एंट्री पास करने के बाद आफ्टर पासिंग द ऑल एंट्री यू विल प्रिपेयर क्या? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या बनाएंगे आप? यू विल प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या बनाओगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लोगे आप लोग बेटा। इधर क्या लिखोगे? फायदा, और इधर क्या लिखोगे? नुकसान। जब इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर उसे कुछ नहीं बोला है कि इसका यूटिलाइजेशन किस पर्पस के लिए करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, तो उसे आप कहां ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर हो गई चीजें? इसी में एक एंट्री और किस प्रकार से दे सकता है, सुनना मेरी बात, बाकी तो मैंने क्वेश्चन में आप लोगों को करवाया हुआ है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे, मान लो इधर का टोटल है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इधर का टोटल आया 1,80,000। बैलेंसिंग फिगर निकाले, कितना बचा? कई बार क्वेश्चन में बोल देता है इस 20,000 का यूज आपको पेटेंट को राइट ऑफ करने के लिए करना है, स्टॉक को राइट ऑफ करने के लिए करना है, या फिक्स्ड एसेट और स्टॉक दोनों को राइट ऑफ करने के लिए करना है, तो इसका यूज उस पर्पस के लिए करोगे। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो ये 20,000 सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। क्लियर हो गई चीजें? हाँ या ना? ठीक। अब इसी में क्या होगा, अब मान लो क्या दिया हुआ है? इक्विटी शेयर के बारे में बोला हुआ है। किसके बारे में बोला हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बोला हुआ है। अब मान लो क्या हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिख रही है ₹100 की है। कितने की दिख रही है? अब बोल रहा है इसकी वैल्यू घटाकर, एडजस्टमेंट में दिया है इक्विटी शेयर की वैल्यू रिड्यूस्ड बाय, बोला है कितना? 80 रुपये। कितने रुपए से कम करना है? तो अब इस इक्विटी शेयर की नई वैल्यू कितनी रह गई? 20 रुपए। बाय बोला मतलब इतने रुपए से आपको कम करना है। तो आप जब एंट्री पास करोगे तो आप यहां लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पर जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे वो कौन सी वैल्यू करोगे? ओल्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मतलब ₹100 क्रेडिट में क्या करोगे?
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, ₹20 न्यू वैल्यू, और टू क्या लिखोगे यहां पास, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जितने का आपको फायदा हुआ, रुपीज कितना 80। ठीक है, अब इसी में मान लो रिड्यूस्ड बाय की जगह लिखा होता है रिड्यूस्ड टू 70 या 80 लिखा होता है, रिड्यूस टू 80 लिखा होता। 280 का मतलब है कि 100 रुपए की वैल्यू को घटाकर कितनी ले जानी है, 80, मतलब न्यू वैल्यू कितनी होती 80, तब यहां पास कितना रुपए आता 80, और यहां पास कितना आता 20। बाय बोला मतलब उतने रुपए से कम करना है, यानी बाय बोला मतलब वो पैसा कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में, और टू बोला है मतलब वो क्या जाएगा, शेयर की न्यू वैल्यू। तो ये हो गया। और जब आप इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते समय स्पेशल ध्यान क्या रखना है, आपको उस कंपनी के साथ क्या वर्ड यूज करना है, एंड रिड्यूस्ड वर्ड यूज करना है। कौन सा वर्ड यूज करना है, एंड रिड्यूस्ड वर्ड यूज करना है। क्लियर हो गई चीजें, कोई डाउट यहां तक, चलें आगे। ठीक, तो ये हो गया मेरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पूरा कंसेप्ट। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा गुडविल और शेयर। क्या पढ़ा रहा हूं, गुडविल और शेयर। तो आइएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। गुडविल क्या होती है बेटा, एक इंटेंजिबल एसेट है। क्या है बेटा, इंटेंजिबल एसेट है। तो हमारी जो गुडविल होती है बेटा वो दो टाइप की होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है बेटा सेल्फ जनरेटेड। कौन सी, सेल्फ जनरेटेड। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ जो गुडविल की बात करें जिस गुडविल की, वो कौन सी गुडविल है बेटा, परचेज्ड गुडविल है। कौन सी गुडविल है, परचेज्ड गुडविल है। तो परचेज्ड गुडविल को वैल्यूएशन करने की कौन कौन सी मेथड्स हैं, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मेथड्स में। तो मेथड्स कौन कौन सी आएंगी आपकी, मेथड्स। तो सबसे पहले बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड कौन सी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है हमारी। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो पहला कौन सा हो गया बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस एवरेज प्रॉफिट में हमारी दो होती है, एक होती है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दूसरी मेथड हमारी है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सी है, सुपर प्रॉफिट मेथड, एसपीएम बोलूंगा मैं, एसपीएम सुपर प्रॉफिट मेथड। अब एक आती है बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड है, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में दो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा बेटा, सुपर प्रॉफिट। मैं किसी से भी वैल्यूएशन कर सकता हूं क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है। चौथा होता है बेटा हमारा एन्युटी मेथड होती है। कौन सी होती है बेटा, एन्युटी मेथड। ये चार मेथड हमारी मेनली हमें पढ़नी है। ये हमारी इतनी मेथड है हमारी गुडविल वैल्यूएशन की। तो आइए मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सी बात कर रहा हूँ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऐसे पीएम, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हम गुडविल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पर जो हम लिखेंगे ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। या मैं इसी को क्या यूज कर सकता हूँ, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने सालों के बेस पे आपको मूल्यांकन करना है। अगर क्वेश्चन में आपको ये नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया है, क्या नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया है, तो आप हमेशा इसे कितने साल मान लेंगे बेटा, 3 साल मान के चलेंगे। कितना साल मान के चलेंगे, 3 साल। यस और नो, क्लियर है चीजें। नंबर ऑफ ईयर परचेज आप कितना एज्यूम करेंगे, 3 साल। दूसरी चीज, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि मेरे बिजनेस की जो गुडविल है
वो आने वाले कितने समय तक और रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है, हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो समझने की एक बात करते हैं। तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन। तो यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ जितने भी ईयर दिया रहेगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, मान के चलता हूँ मैं 3 साल ही दिया हुआ है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये 3 साल मुझे दिया हुआ है, हाँ या ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस एज पर पीएल अकाउंट, एज पर पीएल अकाउंट। क्लियर है। ये जो प्रॉफिट होगा आपका ये बिफोर टैक्स होता है। कौन सा टैक्स होता है, बिफोर टैक्स। ठीक है, इसमें आप प्लस करेंगे, मैंने बताया था एबनॉर्मल लॉसेस, रीजन मैंने नहीं बताया है अभी। अब मैंने क्या करना है बेटा, बस आपको याद रखना है, क्योंकि रिवीजन वीडियो मैंने डिटेल में आपको अपनी रेगुलर क्लासेस में बताया हुआ है। तो आप प्लस करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस, जैसे लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर या एक्सीडेंट। ठीक है, माइनस क्या करोगे बेटा, एबनॉर्मल गेन। क्या माइनस करोगे, मैंने बोला एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन मतलब जैसे आपको कोई लॉटरी लग गई, कोई स्पेकुलेशन का प्रॉफिट हो गया बेटा, ये चीज़ें आपकी अगर किसी भी ईयर में हो गई तो उसे आप क्या करोगे, माइनस करोगे। फिर आप माइनस करोगे इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या माइनस करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब ऐसी इनकम जो बिजनेस के दौरान नहीं होती, जिनका सीधा संबंध बिजनेस से नहीं है। जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किए तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल गया, किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया तो वहाँ से डिविडेंड मिल गया, या कोई एसेट आपने बेच दिया, कोई इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया, उसको बेचने पे आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इसे बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर आप क्या करेंगे बेटा, अब क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक को आपने बाय मिस्टेक या जानबूझ के ओवर वैल्यूड कर दिया है, तो ओवर वैल्यूड कर दिया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा इनकम मान के चलते हैं, और ओपनिंग स्टॉक को हम समझने के लिए क्या मान के चलेंगे, खर्चा मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, खर्चा। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं ओवर वैल्यूड कर दिया, ज्यादा दिखा दिया, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैंने कम दिखा दिया तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक इस साल का था, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बनता है, ओपनिंग बनता है। तो ये अगर अगले साल में जाएगा तो ये क्या बनेगा, मेरा ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी क्या होगा, ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड मैंने कर दिया, मतलब ओपनिंग स्टॉक को मैंने बढ़ा के दिखाया हुआ है। इट मीन्स कि मैंने खर्चे ज़्यादा दिखाए, खर्चे ज़्यादा दिखाया होगा तो प्रॉफिट मेरा क्या हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा। तो प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा ना। तो प्लस क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ कौन सा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और जस्ट इसका माइनस क्या कर देंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसमें और भी कुछ कुछ चीज़ें माइनस होंगी, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। क्या माइनस होंगे इसमें, और माइनस आप करोगे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जैसे इंश्योरेंस दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है, मैनेजमेंट एक्सपेंस लाइक सैलरी, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे, हाँ या ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर आएंगे, इनका टोटल करेंगे। क्या करेंगे, इनका टोटल करोगे। तो इनका टोटल आप करोगे तो ये आपका जो प्रॉफिट आएगा, इसको क्या नाम देंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको, एडजस्टेड प्रॉफिट। इसको क्या नाम देंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। इसके टोटल को मैं क्या नाम दूंगा, ए। क्या नाम देंगे इसको। फिर हम क्या करेंगे, मान के चलते हैं ये 100 रुपये है, ये 200 रुपये है, और ये 300 रुपये है। ये मैंने मान लिया, एग्ज्यूम किया। ठीक है, तो अब इनका आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। क्या निकालोगे, एवरेज। तो आप यहाँ लिखोगे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। ये कैसे निकलेगा, ए का टोटल। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा ए मतलब इनका टोटल 100 प्लस 200 प्लस 300, 600 डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर मेरे पास कितने हुए बेटा, 3 साल। तो मेरा कितने रुपए का आया बेटा,
200 रुपये का आया। कितने रुपए का आया? 200 रुपये का आया। हाँ या ना? क्लियर है चीजें? कोई डाउट? ठीक। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे। अगर किसी प्रकार की कोई फ्यूचर इनकम दी हुई है इसमें ऐड करोगे। 200 रुपये में अगर कोई फ्यूचर इनकम है तो वो ऐड होगी, और कोई फ्यूचर एक्सपेंस होगा तो वो क्या होगा बेटा? माइनस हो जाएगा। तो ऐसा करने के बाद क्या आएगा? एडजस्टेड एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसके बाद आप इसमें से क्या माइनस करोगे बेटा? टैक्स। तब जाके आपका ये एडजस्टेड प्रॉफिट या एफएनपी आएगा। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये कौन सी मेथड हो गई? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गई। कौन सी हो गई? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए, यहां तक की चीजें हो गई। अब हमारी दूसरी मेथड है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। कौन सी है? वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, WAPM, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। इसमें जो गुडविल का फॉर्मूला होगा बेटा, गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा समझिएगा मेरी बात को। यहां पर आपका ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, यहां तक क्या आया बेटा? यहां तक का कार्यक्रम जो है आपका एज इट इज रहेगा। कहां तक का? यहां तक का। यहां तक का कार्यक्रम ऐसे ही रहेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यहां तक कोई चेंजेस नहीं। एडजस्टेड प्रॉफिट तक एज इट इज रहेगा। इसको मान लो मैंने नाम दे दिया ए। अब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा वेट। क्या दिया रहेगा? वेट। तो आप यहां लिखोगे वेट। क्या लिखोगे यहां पर? वेट। मान लो दिया 1 2 3, तो मैंने लिख लिया 1 2 3। तो आपको निकालना है वेटेड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले आपको? वेटेड प्रॉफिट। तो ये वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? A इंटू बी। तो ये हो गया 100, ये हो गया 400, ये हो गया 900। क्लियर हुआ? वेट इंटू प्रॉफिट हुआ। तो आपका फॉर्मूला क्या बना है बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सुनना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सिग्मा वेट इंटू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट। तो सिग्मा वेट इंटू प्रॉफिट, वेट इंटू प्रॉफिट हुआ कि नहीं है? तो उसका सिग्मा मतलब टोटल। तो 100, 500 और ये 1400। कितना रुपए हुआ बेटा? 1400 हुआ। डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू मतलब वेट का टोटल, 1 3 और 3 6। तो यहां से आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। दो मेथड हो गई आपकी, हाँ या ना? तीसरी आइएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, हाँ, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको गुडविल वैल्यूएशन करनी है। तो यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला जो होगा, गुडविल इज इक्वल टू आप लिखोगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिएगा। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। मतलब सेम इंडस्ट्री में दो लोग हैं तो आप सामने वाले से कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, वही सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात आती है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, किसी भी नाम से दिया हो सकता है। परसेंटेज में दिया, इट मीन्स कि वो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही क्वेश्चन में दिया है। अब बात आती है कि ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट एंड टैक्स। आफ्टर एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट एंड टैक्स। अभी ये पढ़ा रहा हूं तो यहाँ फोकस करो ना शांति से।
तो अब आता है आपका क्या, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाएगी, दो कॉलम बनाएंगे आप। पहला कॉलम लिखेंगे पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम आप लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट का। ये दो कॉलम आपके बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे आप ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं एट न्यू वैल्यू। एट कौन सी वैल्यू, अगर मान लो आपको न्यू वैल्यू नहीं दी है, कौन सी वैल्यू नहीं दी है, न्यू वैल्यू आपको नहीं दी है, तो जो बुक में वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिख रही है उसी वैल्यू को आप क्या करोगे, ले लोगे। अब यहाँ पर मैंने क्या वर्ड लिखा है, ऑल एसेट्स। तो इस ऑल एसेट्स में आपको किन किन चीजों को इंक्लूड नहीं करना है, गुडविल, इन्वेस्टमेंट और फिक्टिटियस एसेट। कौन सी एसेट, फिक्टिटियस एसेट, फिक्टिटियस एसेट, इनको छोड़कर हाँ या ना, इनको छोड़कर सभी एसेट्स माइनस क्या करोगे, ऑल लाइबिलिटी। तो ये जो आएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। यहां तक की चीजें हो गई सुपर प्रॉफिट मेथड में, क्लियर हो गई। अब हमारी ये बेटा कौन सा, कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सी मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो हैं, मैंने बताया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, तो कैपिटलाइजेशन क्या लिखा है मेथड, इसमें है ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कौन सी एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ या ना। इसी को टेंजिबल कैपिटल के नाम से या नेट एसेट के नाम से दिया रहेगा। इसी को क्या बोला जाता है, नेट एसेट या टेंजिबल कैपिटल। क्या बोला जाएगा, टेंजिबल कैपिटल, क्या बोला जाएगा, टेंजिबल कैपिटल, ये बोला जाएगा, हाँ या ना। कोई डाउट यहां तक, ठीक। अब तीसरी ये बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सी मेथड, सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट में मैंने क्या बेटा, ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैंने पूरा समझाया हुआ है आपको यहाँ पर डिटेल में। एक है एन्युटी मेथड, आइएगा कौन सी मेथड है, एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड में दो चीजें हैं। आपका जो एन्युटी फैक्टर है, एन्युटी फैक्टर मतलब 1 रुपए की वैल्यू। तो 1 रुपए की वैल्यू मतलब क्या, एन्युटी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/1 प्लस आई पूरे की पावर n। मान लो आई मतलब रेट है, 10% दिया है, तो 1/1 प्लस 10% को 0.10 लिखूंगा पूरे की पावर 1, फिर प्लस 1/1.10 पूरे की पावर क्या हो गया 2, 3, जितने साल का आपको दिया रहेगा इनसे डिवाइड करोगे और जो उनका टोटल आएगा उसको क्या बोलेंगे, एन्युटी फैक्टर। ठीक है, तो एन्युटी फैक्टर अगर आपका क्या है, लेस देन 1 है, और दूसरा केस क्या है, एन्युटी फैक्टर मोर देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो इसका फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर। अगर 1 से ज्यादा है तो सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर। ये आपका पूरा गुडविल का कंसेप्ट है। क्लियर हो गई चीजें, कोई डाउट किसी को तो पूछ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हमारे जो चैप्टर कवर हो गए हैं, तीसरा चैप्टर बेटा वैल्यूएशन ऑफ शेयर। क्या बेटा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर ये गुडविल के साथ में है, सेम यूनिट में ये दो टॉपिक हैं आपके, वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में आते हैं, तो शेयर वैल्यूएशन करने की अलग अलग मेथड्स हैं। क्या बेटा, अलग अलग आपकी मेथड्स हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ठीक है, इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं बेटा नेट एसेट मेथड। कौन सी मेथड,
नेट एसेट मेथड। एक दूसरी है आपकी बेटा अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, ईसीएम बोलता हूं। और इसी में एक दूसरा नाम है, अगर डिविडेंड के बेसिस पे किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं बेटा डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड। और एक तीसरी मेथड है मेन जो है फेयर वैल्यू मेथड। कौन सी मेथड है? फेयर वैल्यू मेथड। कौन सी मेथड है? फेयर वैल्यू मेथड। ये तीन मेथड बेसिकली हमारे पास हैं। ठीक है, हाँ या ना? ठीक, तो इसी में मैं आगे बढ़ता हूं। ये तीन मेथड्स हैं हमारी। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड की। तो ये क्या लिखता है बेटा? नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब नेट एसेट, अब ये नेट एसेट क्या होता है? तो जैसा कि आपको मैंने यहां पर बताया बेटा, ये नेट एसेट या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड सब एक है। तो जब आप शेयर वैल्यूएशन के लिए नेट एसेट निकालेंगे तो ऑल एसेट्स में आप केवल फिक्टिशियस एसेट को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी एज इट इज क्या रहेगी? पूरी की पूरी चीजें रहेंगी। और यहाँ पर माइनस ऑल लायबिलिटी है तो माइनस क्या कर दोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कर दोगे, अगर उसे क्वेश्चन में बोला है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पैसों की प्रायोरिटी है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी आ गई बेटा? नेट एसेट मेथड आ गई। अब दूसरी है बेटा अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड या डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसका फॉर्मूला मैं अर्निंग कैपिटलाइजेशन सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं बेटा? अर्निंग कैपिटलाइजेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा अर्निंग रेट डिवाइडेड बाय क्या करते हैं बेटा? बोलो, अर्निंग रेट डिवाइडेड बाय क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू क्या? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल पर शेयर होता है ना, पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर। ये फॉर्मूला होता है बेटा हमारा। अब बात आता है अर्निंग रेट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? अर्निंग रेट का फॉर्मूला, तो अर्निंग रेट के लिए क्या बेटा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। अब बात आती है कि अर्निंग अवेलेबल कैसे निकालना है। तो यहां पर आप क्या लोगे? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। यहां क्या लोगे बेटा? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। एवरेज एडजस्टेड मतलब समझ में आया? पूरा कार्यक्रम करने के बाद, पूरा एडजस्टमेंट वगैरह करने के बाद, ये वाला, ये यहां वाला बी, यहां पर एडजस्टेड प्रॉफिट आया, इनका टोटल करोगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर करोगे तो क्या आ गया? ये तो एवरेज प्रॉफिट था, सॉरी एवरेज बोलते, ये एडजस्टेड प्रॉफिट था। इसको मैंने क्या किया? नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके क्या कर दिया? एवरेज कर दिया बेटा। तो ये वाला प्रॉफिट आप क्या करोगे? यहां पर लोगे। ठीक है, तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, इसमें से माइनस क्या करोगे बेटा? टैक्स। ये आएगा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस क्या किए? टैक्स। तो क्या आया बेटा आपका? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर इसमें माइनस करोगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू, और फिर यहां पर क्या माइनस करोगे आप? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या माइनस करोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डिविडेंड के केस में क्या होगा बेटा? डिविडेंड कैपिटलाइजेशन में डिविडेंड रेट, कौन सी रेट? डिविडेंड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू, पूरा वही है। अर्निंग रेट की जगह क्या हो गया? डिविडेंड रेट हो गया। क्वेश्चन में दिया रहेगा डिविडेंड का रेट क्या है, कितने परसेंट आपने बांटा। अब है फेयर वैल्यू मेथड। कौन सी मेथड है? फेयर वैल्यू मेथड। तो फेयर वैल्यू मेथड है, फेयर वैल्यू मेथड।
तो फेयर वैल्यू मेथड, तो फेयर वैल्यू मेथड में आप कैसे निकालोगे बेटा, जो आपकी कौन सी मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, पहली मेथड के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यू निकाल लोगे, प्लस दूसरा किसके अकॉर्डिंग निकालोगे बेटा, अर्निंग रेट के हिसाब से, अर्निंग कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बेटा, यील्ड, जिसको यील्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यील्ड, दोनों का टोटल करके आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। जब इस मेथड से हम क्या करते हैं बेटा, शेयर की वैल्यू निकालते हैं, कौन सी मेथड से, फेयर वैल्यू मेथड से, तो ये तो अपन निकाल लेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जब यील्ड निकालते हो आप, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर है। और अर्निंग रेट जब आप यहाँ निकालते हो तो क्या फॉर्मूला था, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय, आप क्या लिए थे यहाँ पास, इक्विटी शेयर कैपिटल करते हो। बट इस मेथड में बुक वाले ने यहाँ पर क्या किया हुआ बेटा, नेट एसेट लिखा हुआ है, यहाँ पर किससे डिवाइड किया हुआ बेटा, नेट एसेट से। ये एक फर्क है, दोनों से बना के आ जाना। क्लियर हो गया। तो ये थी बेटा अपनी कौन सी मेथड, फेयर वैल्यू मेथड। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और है, कॉन्सेप्ट क्या है, आपको नेट एसेट मेथड से ही बनाने बोला है। कौन सी मेथड से बोला हुआ है, नेट एसेट मेथड से ही क्या किया बेटा, क्वेश्चन को बनाने के लिए बोला हुआ है। बट उसमें 4 केसेस दिया रहेगा। केस 1 मतलब उस क्वेश्चन में आपको क्या है बेटा, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों दिए हुए हैं। पहला केस क्या बन सकता है, प्रेफरेंस शेयर को, किसको बेटा, प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल एंड डिविडेंड दोनों की प्रायोरिटी है, दोनों की प्रायोरिटी दी हुई है। दोनों की क्या बेटा, दोनों की प्रायोरिटी है, पहला केस। दूसरा केस क्या बनेगा, केस 2। केस 2 मान के चलते दोनों की प्रायोरिटी नहीं है, दोनों की प्रायोरिटी नहीं है। केस 3 डिविडेंड की है, डिविडेंड की है पर कैपिटल की नहीं है, डिविडेंड की है पर कैपिटल की नहीं है। चौथा केस क्या है बेटा, कैपिटल की है, मतलब कैपिटल की प्रायोरिटी है पर डिविडेंड की नहीं है, डिविडेंड की नहीं। ये 4 नंबर ऑफ केसेस हैं इसमें। ठीक, तो अब हमको करना क्या है इसमें, केस 1 प्रेफरेंस कैपिटल एंड डिविडेंड दोनों की प्रायोरिटी, तो जिस जिस चीज की प्रायोरिटी होगी उन चीजों को हम नेट एसेट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो नेट एसेट का कैलकुलेशन अभी मैंने सिखा दिया ना आपको। तो नेट एसेट माइनस क्या करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वो चीज माइनस हो जाएगी। दूसरा केस है दोनों की प्रायोरिटी नहीं है, तो नेट एसेट डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर प्लस क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर। जब प्रायोरिटी दे नहीं रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर थोड़ी ना रहे, प्रेफरेंस का मतलब ही तो प्रायोरिटी देना होता है। तो प्रेफरेंस शेयर को भी इक्विटी शेयर के बराबर मान लिया जाता है, इसलिए दोनों के टोटल से हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर। डिविडेंड की प्रायोरिटी है तो नेट एसेट माइनस क्या करोगे, केस 3 में माइनस डिविडेंड, और डिवीजन में क्या क्या आएगा बेटा, यही सेम चीज, यही इन्हीं चीजों से आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, क्योंकि कैपिटल की प्रायोरिटी तो है नहीं। चौथे वाले केस में प्रायोरिटी है तो नेट एसेट माइनस क्या होगा, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर की संख्या, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये 4 केसेस आपके थे बेटा, किसके लिए, शेयर वैल्यूएशन में। इसमें शेयर वैल्यूएशन में, हाँ या ना। तो डाउट है तो प्लीज पूछेंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। बोलिए जल्दी से, किसी कोई डाउट प्लीज टेल मी, बोल दो बेटा है तो।
नहीं है, चलो फिर मैं आगे, चलो फिर